हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोग से हम बताए थे कि भौतिक विज्ञान जो हम सेकंड चला रहे थे, जो अध्याय 3 तक हमने जो जितना डेरिवेशन था हमने उसको कंप्लीट कराया। एक डेरिवेशन लास्ट में छूट रहा था जो कि अब की बार सिलेबस से हटा दिया है, तो इसलिए डेरिवेशन तो समाप्त हो गया था। अध्याय जो 3 था उसका भी डेरिवेशन सब समाप्त हो गया। अध्याय 3 आप लोग उसको मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकंड वाले जो है बुक का, तो वो कंप्लीट हो गया। तो बच्चों का कुछ जो है कहना था कि सर फर्स्ट वाला बुक भी कुछ डेरिवेशन करवा दीजिए और उससे इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन था उसको भी करवाने के लिए उन्होंने बोला था। तो आज हम फर्स्ट की बुक पढ़ाने वाले हैं और फर्स्ट बुक का हम इकाई 1 जो स्थिर वैद्युतिकी है उसको स्टार्ट किए हैं और उसमें जो चैप्टर का नाम है पहला वो है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले, क्योंकि आप लोग बताया गया डेरिवेशन ही बताएंगे हम। डेरिवेशन कंप्लीट करने के बाद इसका हम, अगर आप लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो हम इससे इम्पॉर्टेंट जितने क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन को भी हम करा देंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर अध्याय पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है, ये चैप्टर समाप्त होने के बाद हमारा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को करवा देंगे और जो भी रहेगा इसमें पार्ट विकल्प जो रहेगा इंपॉर्टेंट उसको भी बता देंगे हम। तो ये सब चीज़ जो है बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मेहनत से जो है पढ़ेंगे तब जो है ऐसा चीज़ हो सकता है, संभव हो सकता है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तभी जो है पढ़ाने का मन भी करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस समय जो है आप लोग लापरवाही कुछ कर रहे हैं, वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट आज करते हैं। तो आज हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है कूलाम का नियम। जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है कूलाम का नियम। इससे पहले जो है वो तो कंप्लीट हो गया पूरा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो तो कंप्लीट हो गया था। वो अध्याय 3 का जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम आज देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी पहले। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी मतलब ये होता है कि इस जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बुक जो आपका है, ये इसमें वैद्युत जो है इकाई आएगा, वैद्युत से संबंधित जो आएगा। और वैद्युत से संबंधित में आपका 2 पार्ट इसमें है, एक तो स्थिर वैद्युतिकी होता है, एक होता है गतिक वैद्युतिकी होता है। स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी होता है, 2 चीज़ होता है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ने वाले हैं। स्थिर वैद्युतिकी में होता क्या है कि इसमें आवेश को स्थिर मानकर जो है माना जाता है, इसमें आवेश को स्थिर मान लिया जाता है। और गतिक में क्या होता है, आवेश को चलाया जाता है। 2 चीज़ होता है, एक गति उसमें चलाया जाता है, इसको जो है स्थिर मान लिया जाता है, दोनों चीज़ें होते हैं। तो हम लोग गतिक में पढ़ेंगे जो है, जो कि आपको लगभग 5वां अध्याय से जो वैद्युत चालन संबंधित जो इकाई है वहाँ से मिलेगा आपको गतिक वैद्युतिकी। तो हमारा कहने मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है कि आवेश को स्थिर मानकर पूरा जो है लगभग 4 चैप्टर तक आपको मिलेगा, जो कि स्थिर ही आवेश रहेगा, वहाँ पर आवेश को नहीं चलाया जाएगा। तो स्थिर का मतलब यहाँ पर यही होता है। ठीक है, तो चलिए जो है हम देख लेते हैं पहले कूलाम का नियम क्या होता है। चलिए, अब कूलाम का नियम क्या होता है, आप लोग बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे। बेसिक में आप लोग को बताया गया था कि आवेश क्या होता है। तो आवेश के 2 प्रकार बताया गया था। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक आपको पॉजिटिव चार्ज बताया गया था, एक नेगेटिव चार्ज बताया गया था। 2 प्रकार में आपको बताया गया था, एक होता है धनावेशित, एक होता है ऋणावेशित। 2 चीज़ें होते हैं। अब धनावेशित क्या होता है और ऋणावेशित क्या होता है, तो उसके बारे में बता दिया गया था। अब जो हमारा आवेश था 2 प्रकार का जो हो गया था, उसमें आपको बताया गया था कि अगर समान प्रकार के आवेश रहेंगे, अर्थात क्या धनावेशित अगर रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। अगर जो है असमान प्रकार के आवेश रहेंगे, अर्थात एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, तो जो है आकर्षण का बल लगाता है। तो इस तरह से आपको दोनों के गुण के बारे में बताया गया कि 2 प्रकार के तो होते ही होते हैं, लेकिन इनका जो गुण था कि अगर पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के साथ वो जो है अगर मिलते हैं तो मिल तो पाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो दोनों प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक अगर नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज अगर रहता है तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना चीज़ें तो खोज हो गया था। ये खोज जो है सबसे पहले आपको बताया भी गया था। थोड़ा सा इसका बेसिक हम देख लेते हैं कि चार्ज जो हुआ था, चार्ज की जो खोज हुआ था ये लगभग 600 ईसा पूर्व पहले ही हो गया था। थेलेस नामक वैज्ञानिक जो है आपके एक दार्शनिक थे, उन्होंने देखा था क्या कि उन्होंने अंबर और फैलेन नामक जो है तत्व को जो आपस में उनको क्या करते हैं, अलग अलग पदार्थों से रगड़ते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से जो है लगभग फिर उनके खोज के बाद जो है लगभग 2000 वर्ष तक कोई खोज इस पर नहीं हुआ था, इस एकदम बंद था। लेकिन फिर जो है 1600 ईस्वी में जो है फिर से जो है इस पर कुछ खोज हुई और इससे रिलेटेड और भी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का गुण जो है पाया जाता है। तो इस तरह से खोज हुआ था। तो लेकिन एक चीज़ उसमें ये चीज़ नहीं बताया गया था, जैसे आपको बताया गया कि जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, लेकिन असमान प्रकार के आवेश होते हैं तो आकर्षण बल लगाते हैं।
लेकिन केवल ये इतना चीज़ें नहीं होता है बल का, वो बल लगाते हैं तो उसके बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से चीज़ें होते हैं, ये चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी पहले। कूलाम से पहले ये चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अगर दोनों आवेश को कितना दूर रख दिया जाता है कि वो बल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये चीज़ों के बारे में नहीं जानकारी था। और दूसरा चीज़, जो बल उस पर लग रहा है वो बल, जो दो प्रकार के आवेश रहेंगे, दोनों आवेश जो रहेंगे वो जो है उनके परिमाण पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, इन चीज़ों की भी जानकारी नहीं थी। तो ये कूलाम ने इसी चीज़ के बारे में जानकारी जो है दिए थे। उनका एक जो है कूलाम सलाह अपने बताए थे, उन्होंने ये बताया था कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जो कि r दूरी पर स्थित है, जैसे कि हम यहाँ पर चित्र बना देते हैं कि जैसे दो आवेश, एक आवेश मान लेते हैं यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है। दो आवेश अगर है यहाँ पे और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, ये r है। दोनों का बीच का दूरी अगर r है और एक पर जो है q1 आवेश है और एक पर जो है q2 आवेश है, दो आवेश यहाँ पर अगर रखे गए हैं और इनके बीच का दूरी क्या है, q1 है। तो कूलाम ने अपने नियम में यही बताया था कि स्थिर बिंदु आवेश के कारण, उन्होंने क्या बताया कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, दो, देखो ये भी स्थिर है ये भी स्थिर है, तो उनका कहना यह था कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं q1 और q2, तो इनका जो परिणामी गुणनफल होगा, अर्थात इनका जो गुणनफल होगा वो क्या होता है कि इस पर लगने वाले बल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इन पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात q1 और q2 का गुणा करा दिया जाता है। तो इन आपस में जो ये बल लगाएंगे, अब बल लगाने का देखो दो चीज़ हो सकता है, अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो आकर्षण करेगा तब भी बल लगेगा। हम मान लेते हैं दोनों निगेटिव है तब भी बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और दोनों पॉजिटिव है तब भी जो है बल तो हर स्थिति में लगेगी, वो चाहे जिस भी पोजीशन में रहता है, दोनों किसी भी पोजीशन में रहे वो बल लगाएगा ही। तो उन्होंने ये बताया कि ये दोनों आवेशों का गुणनफल जो होता है वो जो बल लगता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की जो दूरी होती है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या, जो उस पर लगने वाला बल होता है। तो इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो पहला उन्होंने क्या बताया, पहला उन्होंने यही बताया था कि जैसे अगर हम इस रूल को लिख देते हैं कि जो इसका रूल था क्या था, तो देखो लिख देते हैं हम, कूलाम का जो नियम था यही था। उन्होंने बताया था किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश या आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती अर्थात क्या, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था उनका जो है स्टेटमेंट। उन्होंने ये बताया था कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि दो स्थिर बिंदु आवेश हो गए Q1 और Q2, और ये उनकी बीच की दूरी हो गई, और इनके बीच की दूरी जो कि मान लिया गया था कि R है। अब उन्होंने ये बताया कि इस पर जो लगने वाला बल है, एक बल तो देखो ये लगाएगा, देखो ये एक बल इधर लगाएगा, इस पर लगेगा, ये Q1 जो है Q2 पे लगाएगा, और Q2 भी क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। तो दोनों बल जो लग रहा है इनका अगर गुणा करा दिया जाए तो कूलाम के नियमानुसार देखो क्या बताया उन्होंने, ये बताया
अतः कूलाम के नियमानुसार उन्होंने यही बताया, क्या बताया कि जो F है ये अनुक्रमानुपाती होगा Q1 गुणे Q2 के। पहला स्टेटमेंट उनका ये था, और दूसरा स्टेटमेंट उनका ये था कि जो F है ये व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, R स्क्वायर के। तो दूसरा स्टेटमेंट उनका ये था, दो इस तरह से स्टेटमेंट उनका ये था। अब देखो यदि समीकरण जो आपका दोनों समीकरण हैं, अगर इसको हम मिला देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड को मिलाने पर, अगर देखो इसको मिला देते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो अनुक्रमानुपातिक चिन्ह तो दोनों का वही है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होगा, मिला दिया गया। देखो यहाँ पे उत्क्रमानुपातिक का भी रिलेशन हो गया, अनुक्रमानुपातिक का भी रिलेशन हो गया, इस तरह से हो गया। अब देखो अगर ये अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाया जाता है, बराबर किया जाता है, तो यहाँ पर एक आता है क्या चिन्ह, काप्पा आता है, काप्पा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये चीज़ आया। अब देखो ये काप्पा क्या होता है, जहाँ काप्पा एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। देखिए जहाँ पे क्या है, काप्पा जो है ये अनुक्रमानुपातिक नियतांक होता है। ये जो काप्पा होता है ये क्या होता है, ये जो है दोनों जो माध्यम है, दोनों जो आवेश रखा गया है, दोनों आवेशों के माध्यम को जो है पर निर्भर करता है ये। अब माध्यम का मतलब यहाँ पर कुछ भी, जैसे दोनों आवेश को मान लेते हैं हम कि वाई में रखे हैं, दोनों आवेशों को वाई में रखा गया है, तब एक स्थिति हो जाएगा। या हो सकता है कि दोनों आवेशों के बीच में, जैसे मान लेते हैं यहाँ मोम रख दिया गया, कोई अर्भरक रख दिया गया, पानी रख दिया गया, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर रख दिया जाता है तो वो इनके बीच का मीडियम हो जाता है, कि वो माध्यम पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे एक स्थिति ये आती है, यदि माध्यम क्या हो, निर्वात हो, यदि माध्यम निर्वात हो, तब जो काप्पा का मान होता है, तब काप्पा का मान 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। देखिए यदि जो है माध्यम क्या है, निर्वात हो, तब काप्पा का मान जो होता है वो क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब हमारा सूत्र जो हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, F बराबर ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा फार्मूला। कब की स्थिति में, जब जो है मीडियम जो होगा वो क्या होगा, निर्वात हो गया। तो ऐसी स्थिति में काप्पा का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 9 × 10⁻9 रख देंगे, ठीक है। ये स्थिति हुआ। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि हमारा जो सुविधा के लिए, हम कह सकते हैं उसको क्या, सुविधा के लिए क्या होगा, सुविधा के लिए काप्पा के स्थान पर 1/4πε0 का भी प्रयोग कर दिया जाता है, स्थान पर का प्रयोग कर दिया जाता है।
कर दिया जाता है। तब जो है अगर कापा के स्थान पे वो मान रख दिया जाता है तो एफ इक्वल टू हो जाएगा, तब एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मेन फार्मूला अगर निर्वात है तो निर्वात के स्थान पे आपको जो है, निर्वात की स्थिति में आपको यही फार्मूला यूज करना होगा, ठीक है। और यदि मान लेते हैं माध्यम में, यदि कोई माध्यम हो, यदि कोई माध्यम लिया हो, माध्यम दिया हो, तब एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के का प्रयोग कर दिया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है क्या, दोनों के माध्यम को, आर स्क्वायर। तो फाइनली जो आपका कूलाम का नियम में आएगा ये इस तरह का ये आपको मिल जाएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक था कूलाम का नियम था। तो लाइट कट जाने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि इसमें टॉपिक में कुछ और हमको जोड़ना था। यहाँ से हम सोच रहे थे कि जो है हम एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह आपको पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट का जो है एप्सिलॉन जीरो जो है प्रयोग यहाँ पर हुआ है, देख रहे हो 1/4 एप्सिलॉन जीरो का प्रयोग जो हुआ है, कभी कभी इसका मात्रक भी दे देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और कभी कभी इसकी बीमाएँ भी दे देता है। तो ये चीज़ को हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है लाइट का प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।